गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय कृषि यानी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तथा वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं उसी बेस पर आधारित वैसे क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का हो, बिहार दरोगा का हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए बराबर महत्व रखता है। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, तो आशा करते हैं कि आप लोग पूरा देखेंगे और अपना उत्तर भी नीचे कमेंट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, चाय असम की मुख्य फसल है। ये तो हम लोग जानते हैं, सही है। दूसरा है, कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाया जाता है। तो तंबाकू की जहाँ तरफ बात है तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मुख्य रूप से उगाया जाता है। तो यह तो सही है, आपका तीसरा सही है। और हम लोग जानते हैं कि चाय के लिए फेमस कौन है, तो असम है। लेकिन जहाँ तक कहवा की बात है तो यह तमिलनाडु नहीं, यह कर्नाटक और केरल राज्य रहता तो फेमस होता। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन होता है। तो इसका उत्तर कौन होगा? इसका उत्तर आपका बी होगा, यानी चाय असम और तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत है, जबकि कहवा रहता कर्नाटक देना चाहिए था। इसी तरह रबर रहता तो केरल होता। दूसरा देखिए, मूंगफली की खेती के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी है? जब मूंगफली की खेती होती है तो उसके लिए अच्छी मिट्टी कौन सी चाहिए? तो आप याद कर लीजिए, बलुई मिट्टी। तीसरा, हम लोग कुछ इस रफ्तार में चलेंगे ताकि जल्दी क्वेश्चन खत्म हो और फिर अगला चैप्टर लाएंगे। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति यानी वाइट रिवोल्यूशन। और यह किससे संबंधित है? तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इसके जनक किसे कहा जाता है? भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम इनसे संबंधित है। और होमी भाभा परमाणु वैज्ञानिक थे। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। हरगोविंद खुराना, तो इन्होंने तो जीन का डीएनए का संश्लेषण किया था। चौथा क्वेश्चन, भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन यानी मिलियन टन का सही ह्रासवान क्रम, मतलब पहला जो होगा वह सबसे अधिक उत्पादन होना चाहिए और अंत वाला सबसे कम। तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? याद कर लीजिए, चावल, उसके बाद गेहूँ, फिर मोटे अनाज और सबसे कम दाल। और यह भी जान लीजिए, सबसे अधिक खेत यानी क्षेत्र में खेती किसका होता है? तो चावल का ही होता है। तो सबसे अधिक चावल, फिर गेहूँ, फिर मोटे अनाज और सबसे कम दाल के क्षेत्र में, मतलब इसमें दिया हुआ है उसमें खेती होती है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादित होती है। तो केसर, तो यह फेमस कहाँ है? तो यह कश्मीर से संबंधित है केसर, याद कर लीजिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकमंगलूर शर्करा के लिए प्रसिद्ध है और मांड्या कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो देखिए, इसका दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि चिकमंगलूर आपका यह कॉफ़ी यानी कर्नाटक से संबंधित, और यह चिकमंगलूर का कॉफ़ी ओरेबिका ओरेस्टा जो कॉफ़ी है रोबोस्टा, वह चिकमंगलूर से संबंधित है। और मांड्या कॉफ़ी, तो मांड्या कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र नहीं है। मांड्या यह गुजरात, यह गोवा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। गोवा है तो गोवा में कॉफ़ी का उत्पादन नहीं होता है। विगत एक दशक में भारत में किस एक फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी हुई है? यानी जो जितना उसका इलाका था, मैंने जितने खेती क्षेत्र में पहले खेती होती थी, आज भी उसी क्षेत्र उतने में ही उसमें खेती हो रही है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनके कहने का मतलब है किसमें? तो याद कर लीजिए, भारत में जो चावल है ये मोनोक्रॉप के रूप में फैलता जा रहा है, यानी कि चावल ही कंट्री ही भारत बन गया है। यानी सबसे अधिक खेती भारत में तो चावल में ही लगा हुआ है। 8वां, निम्नलिखित मसालों में से भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो काली मिर्च, तो काली मिर्च के लिए तो हम लोग जानते ही हैं कि उसके लिए कौन फेमस है? तो भारत फेमस है। फिर आपका आता है इलायची, लौंग, अदरक,
तो जो भारत से सबसे बड़ा इसमें आपका उत्पादक है किस किस क्षेत्र में है, तो इसका आपका उत्तर डी होगा। तो डी में कौन सा है विकल्प, तो डी तो आपका कट चुका है। तो देखिए इसमें होगा एक यानी काली मिर्च, दूसरा है इलायची और यहाँ चौथा अदरक। इसमें भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। काली मिर्च, इलायची और अदरक। यहाँ यहाँ सुमेलित करना है। सूची 1 है और सूची 2 मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और नारियल और इससे संबंधित उत्पादक राज्य हैं। तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए मूंगफली, तो मूंगफली से संबंधित इसमें कौन होगा आपका, तो मूंगफली, फिर सरसों, तो सरसों, सोयाबीन और नारियल। तो सोयाबीन में हम लोग जानते हैं यहाँ मध्य प्रदेश होगा, सरसों राजस्थान, नारियल केरल, अतः मूंगफली का कोई न बचा, इसलिए आप इसको आंध्र प्रदेश में मिला दीजिए। लेकिन अगर मूंगफली में मध्य प्रदेश भी रहता तो मूंगफली का उत्पादन मध्य प्रदेश के लिए में मूंगफली और सोयाबीन दोनों संबंधित है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश होगा क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सब का नाम मूंगफली के उत्पादन में आता है। 10वें नंबर पर क्या है, निम्नलिखित में किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है, तो कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सब क्या है, तो ये सब नकदी यानी कैश क्रॉप में आते हैं। दोस्त ये सभी होगा। 11 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाजरा मूल रूप से भारत की रबी फसल है। बाजरा क्या बोला गया कि यह मुख्य रूप से रबी फसल है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में रबी की फसल के रूप में मक्के की पैदावार होती है, लेकिन इसकी खरीफ फसल के रूप में भी खेती होती है। सही बात है, मक्के भारत में वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, अतः दूसरा तो सही है। लेकिन मक्का यह रबी नहीं है, यह खरीफ की फसल है और मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। तो मिश्रित कृषि है, इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, इसमें यहाँ देखिए कई तरह के फसलें उगाना और साथ में पशुपालन यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल का पालन पोषण, तो वह मिश्रित एग्रीकल्चर में आएगा। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा करता है। भारत में भूमि उपयोग का वर्गीकरण, तो यहाँ देखिए नेट बुआई 25%, वन 33%। क्या भारत में वन 33% के आसपास में है, नहीं है, केवल वन को ही आप ले चलेंगे। तो यहाँ देखिए वन 23%, नेट बुआई 47% और अन्य क्षेत्र 30%। इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सन्निकट की बात हो रही है यानी उसके आसपास। तो 13 का कौन सही है, तो 13 का डी होगा। जबकि वन अभी तो वर्तमान में 24.56% क्षेत्र में वन और वनावरण है। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। संतुलित उर्वरक प्रयोग, इसे क्या होगा, तो सब कुछ होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन कौन से हैं। रासायनिक उर्वरक का सबसे बड़ा उपभोक्ता, तो इसमें नाम याद कीजिए। तो दक्षिण भारत में तो सबसे अधिक वर्तमान में तेलंगाना का नाम था और बिहार में भी अभी प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन इसके हिसाब से याद कीजिए पंजाब और हरियाणा सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। 14 हो गया, अब हम लोग 15 में आते हैं। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। हरित क्रांति क्या हुआ था, वो हाई यील्डिंग क्रॉप यानी अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का विकास किया गया था उसमें। तो उसमें कौन कौन सा हुआ, तो यहाँ देखिए उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज सही है। सिंचाई भी उससे संबंधित, मुख्य रूप से तो 2 ही संबंधित हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सिंचाई करने के लिए बिजली चाहिए तो विद्युतीकरण। किसान के पास अधिक उत्पादन होगा तो उसके उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़क चाहिए, मार्केटिंग भी चाहिए, अतः उपयोग सभी का विकास किया गया। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है तो किससे है, तो इंद्रधनुष यानी अम्ब्रेला रिवोल्यूशन, तो इसमें आपका सब आ जाता है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। नीली क्रांति यह फिशरीज यानी मत्स्य पालन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन और हरित क्रांति यानी
खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है। तो 17 का डी होगा। 18 में आइए, भारत के एक क्षेत्र की विशेषताएं हैं। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु है, यानी गर्मी है और वर्षा भी हो रही है वहाँ पर। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल है यहाँ की, वहाँ पर पहाड़ी भी है। 15 डिग्री सी से 30 डिग्री सी तक वार्षिक ताप परिसर, यानी ठंडा नहीं आता। यह उत्तर भारत का तो क्षेत्र नहीं होगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि उपज इसमें से निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव पाएंगे, यानी बता रहा है इतना जो ऐसा क्राइटेरिया है, इसमें कोई किस फसल की खेती होती होगी वहाँ पर। यह आपकी केरल से संबंधित है। और केरल में क्या होता है, तो केरल आपका फेमस है काली मिर्च के लिए, तो इसका उत्तर काली मिर्च होगा। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो इसका भी उत्तर केरल है। मोटे अनाज के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है, मोटे अनाज में तो चावल नहीं है, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब मोटे अनाज हैं। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो अभी वर्तमान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो 21 का उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। पंजाब का नाम, तो यह उत्पादकता में है। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, याद कर लीजिए। चावल में भी है और गेहूं में भी उत्तर प्रदेश, सॉरी गेहूं में नहीं है, चावल में नहीं है, चावल में पश्चिम बंगाल है। तो उत्तर प्रदेश किस में है, गेहूं और गन्ना के उत्पादन में यूपी फर्स्ट है। तो गेहूं, गन्ना, आलू, दूध, इन सब में यूपी फर्स्ट है। भारत में संकर यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ है, इसमें बताइए। सबसे बड़ा औसत आकार जो खेत बड़ा बड़ा होना चाहिए, तो यह राजस्थान में है। हम लोग भी जानते हैं कि राजस्थान कितना बड़ा डेजर्ट इलाका है और सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये तो पूरी दुनिया के हैं और दुनिया में हुआ तो भारत में भी हुआ। तो यह किस देश के थे, तो यह यूएसए के थे, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र मैक्सिको था, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर। उपरोक्त में से कौन से दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग आता है, तो लोबिया, तो हम लोग जानते हैं यह दलहन भी है और चारा और हरी खाद में भी प्रयोग होगा। मूंग का भी प्रयोग किया जाता है और अरहर तो होगा ही, तो सब होगा। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो भारत में मुख्य रूप से 3 फसल होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। रबी फसल सिंपल याद कर लीजिए, अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा, यानी शीत ऋतु में उसकी बुआई होगी, और गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु में यानी मार्च अप्रैल में कटाई होगी। इसका मुख्य उदाहरण गेहूँ। उसके बाद मार्च अप्रैल के बाद का जो बीच का ग्रीष्म ऋतु होता है, उसमें जायद की खेती मुख्य रूप से सब्जी जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि। और उसके बाद आता है खरीफ का मौसम, तो खरीफ में मुख्य रूप से चावल, यानी विंटर रेनी सीजन यानी मानसूनी सीजन में, यानी जून जुलाई में उसकी बुआई होती है और कटाई शीत ऋतु में यानी अक्टूबर नवंबर में। तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, यानी वह रबी का फसल होगा। तो रबी यानी गेहूं, तो गेहूं के साथ क्या बोया जाएगा, तो सरसों। क्लियर है। तो 26 का आपका उत्तर क्या बन गया, तो डी, यानी कपास, मूंगफली, मकई, ये सब खरीफ की फसल हैं। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए, यानी ये सब गेहूं, इनमें से कौन गेहूं है बताइए, यानी यह फसल जो है यह दूसरे किसी का भी नाम होगा। सोनालिका, तो यह गेहूं से संबंधित है। तो चौथा तब हमारा हो गया। फिर अर्जुन, यह भी गेहूं का है, लेकिन जया और पद्मा गेहूं नहीं है। सूची और 1-2 को मिलान करना है। यहाँ कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड। तो जो आपका चाय बोर्ड है यह कोलकाता में है। कॉफ़ी बोर्ड, तो यह कॉफ़ी और रबर और तंबाकू, तो तंबाकू कहाँ है, यह गुंटूर में है तंबाकू, यानी राजस्थान आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आपका तंबाकू। अब बच्चा आपका कॉफ़ी और रबर।
तो रबर के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो रबर के लिए प्रसिद्ध है केरल। तो केरल में कौन होगा? तो कोट्टायम, यानी तो सॉरी, हाँ सही है। तो रबर बोर्ड आपका कोट्टायम में होगा और चाय बोर्ड बंगलुरु। तो क्लियर है। तो 28 का उत्तर क्या हो गया? तो 28 का बी, यानी कॉफी बोर्ड कोट्टायम, सॉरी, कॉफी बोर्ड बंगलुरु, हाँ सही है। और रबर बोर्ड, तो रबर बोर्ड कोट्टायम, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू गुंटूर, सही है। आगे देखिए, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है तो वह कर्नाटक है। दूसरा असम है। देश में सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है? तो वह चावल है। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है, तो चावल किन किन 4 राज्यों से? सबसे अधिक आपका पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश होगा। तो 31 का उत्तर बी है, सही है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, क्या रहता है वह? बीज का ऊपरी एरिया होता है, उसको क्या कहेंगे लोग? बीज ही कहेंगे। तो 32, तो यहाँ देखिए इसका उत्तर भी बीज है। कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहा जाता है? शक्कर कहिए या चीनी का कटोरा कहिए उसको, उसका नाम क्या है? तो यह उत्तर प्रदेश है। तो 33 का कौन सा सही है? तो डी। आगे बढ़ते हैं, अब 34 नंबर, 34 तो गया, चलिए। निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए, यानी जो एक होगा वह इन 3 से अलग है। तो तिल, अरंडी, मूंगफली, सरसों। तो तिल, अरंडी, सरसों ये सब क्या है? ये सब दलहन है, लेकिन मूंगफली भी तो दलहन हो गया। अब फिर इसको आप दूसरे तरीका से समझिए। तो यहाँ देखिए, तो जिसका ये अरंडी है यह खाद्य तेल नहीं हुआ, बाकी तिल, मूंगफली, सरसों ये सब तो तिलहन है और खाद्य तेल भी है। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? कारण बताइए। इसका जो सबसे मुख्य कारण है कि यहाँ पर सिंचाई की सुविधा है के प्रसार के कारण यह क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है, इसलिए लोग कपास को छोड़कर गन्ने की खेती कर रहा है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन होगा? तो आपका कर्नाटक राज्य है। भारत सरकार सीबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। याद कर लीजिए सीबक थोर्न, यह कहाँ होता है? तो यह ठंडे क्षेत्र में और रेगिस्तान यानी लद्दाख में होता है। तो इस पादप का महत्व क्या है? इस पादप का बहुत सारा महत्व है। तो 39 में यहाँ देखिए, तो इसका महत्व है, 1 मिनट, तो यहाँ यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होती है। यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। बताइए कि कॉफ़ी में और चाय में क्या डिफरेंस है? बताना है कि कॉफ़ी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के उष्ण और आर्द्र जलवायु में खेती की जाती है। तो ये तो दोनों एक ही हो गया। आगे बढ़ते हैं, और इसका जो दूसरा कथन है कि पहला था कॉफ़ी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा का है कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कॉलम के द्वारा परिवर्धित की जाती है। तो सही है, कॉफ़ी बीज के द्वारा कॉफ़ी का उत्पादन होता है और जो चाय है उसकी पत्तियों को और उसकी डाली को तोड़ा जाता है। कॉफ़ी है जो यह केवल विश्व रेखीय क्षेत्र में होगा, यानी ब्राज़ील के पास, फिर दक्षिण एशियाई देश में जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम आदि क्षेत्र में, अफ्रीका में भी जो विश्व रेखीय क्षेत्र है उसमें कॉफ़ी की खेती होती है। लेकिन
जो चाय है यह कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जाती है। इसका उदाहरण भारत का असम राज्य है। आगे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी एक चलवासी कृषि नहीं है। तो इसमें से जो झूमिंग है चलवासी कृषि है, मिल्पा यह भी चलवासी कृषि है, चेना और फजेंडा। तो फजेंडा तो एक नाम है। तो फजेंडा यह ब्राज़ील में खेती करने वाले लोग जो बड़े बड़े घर बनाते हैं प्लेटफॉर्म नुमा, उसको फजेंडा कहते हैं। चलिए अब हम लोग 42 में आते हैं। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है प्रथम। भैंस में हम लोग फर्स्ट हैं, गाय में दूसरे स्थान पर, लेकिन कुल मिलाकर प्रथम है। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। तो कौन कौन से वे राज्य हैं, याद कीजिए, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल व यूपी। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है अनाज में, तो कौन है, तो वह उत्तर प्रदेश है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य भूमि घटने वाली फसल है, यानी जिसका खेती पहले होता था अब कम क्षेत्र में हो रहा है, या कृषि योग्य भूमि घटने वाली फसल, ऐसा नहीं कह सकते हैं। सबसे अधिक भूमि लगने वाली फसल, यानी सबसे अधिक भूमि लगा हुआ है, वह चावल है। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन यह राजस्थान में होता है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, जो कृषि पर उस पर बुरी असर डालता है, यानी उसको प्रभावित करता है। कैसा, तो दुष्प्रभावित, तो यही वर्षा है, कभी कम कभी अधिक। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का सर्वप्रमुख प्रकार है। तो प्रायद्वीपीय भारत हम लोग जानते हैं, यही प्रायद्वीपीय भारत है आपका। तो यह क्या है, पठार है, तथा पठार पर सबसे अधिक उपयोगी कौन है, तो यही तालाब से ही वहाँ पर सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन है, तो तालाब है, नहर खोद नहीं सकते हैं। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है, तो मत्स्य पालन पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, बीटी कल्चर अंगूर की खेती, सेरी कल्चर रेशम के कीड़े, और एपी कल्चर ये आपके मधुमक्खी पालन हो जाएंगे। देश में चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख उत्पादक राज्यों का आरोही क्रम, तो सबसे अधिक उत्पादन चावल का होता है, तो पश्चिम बंगाल, फिर यूपी, उसके बाद पंजाब। 51 में चलिए, देश में फलों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। सर्वाधिक फलों का उत्पादन तो महाराष्ट्र में होता है। अभी वर्तमान में यह स्थिति राजस्थान कुल फल तो आंध्र प्रदेश के नाम है। चाय तथा कहवा दोनों नीलगिरी पहाड़ियों में उगाए जाते हैं। दोनों फसल उगने के लिए समान परिस्थितिक दशाओं की आवश्यकता है क्या, इसलिए तो सही है, यानी ए कथन आर की सही व्याख्या कर रहा है, यानी दोनों सही है, और जो कथन कारण आर है वह ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी जहाँ कॉफ़ी होगा वहाँ चाय की खेती हो सकती है, लेकिन जहाँ चाय की खेती हो वहाँ जरूरी नहीं है कि कहवा की खेती हो सकती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो कौन है, तो वह आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लाभदायक है, यानी बिहार के लिए भी वही मान लीजिए। तो यह आर्द्र इलाका है, यहाँ पर धान तो होगा ही, गेहूँ भी होगा। तो बीच में कौन कौन सा आएगा, तो यहाँ देखिए, तो इसका उत्तर होगा धान, गेहूँ और बीच में मक्का। धान की खेती में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, ऐसा है, गलत बात, धान तो पानी के लिए ही जाना जाता है। जल जमाव मिट्टी में हवा के प्रवेश तथा नाइट्रेट निर्माण को, जल जमाव मिट्टी में हवा के प्रवेश तथा नाइट्रेट निर्माण को रोकता है, क्या ऐसा बात सही है। तो इनके हिसाब से तो दोनों, यानी जल जमाव नहीं होना चाहिए, यानी कि चावल की खेती इनके कहने के हिसाब से है मीठे पानी में, यानी जो पानी है वह चलते रहना चाहिए, लगाव यानी ठहराव नहीं होना चाहिए। अतः इस हिसाब से ए और आर दोनों सही है, तथा एक दोनों की व्याख्या भी सही है। ललित जिसकी उन्नत किस्म है, ललित क्या है, तो यह अमरूद का नाम है, तो यह अमरूद की उन्नत किस्म है।
भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। तो यह आप देखिए, यह पश्चिमी तट है और यह पूर्वी तट है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। हम लोग जानते हैं कि अधिक वर्षा तो पश्चिमी तट पर होती है। तो इसका उत्तर कौन होगा? यहाँ देखिए, ये सही है किंतु आर गलत है। यानी पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह पहाड़ी इलाका पठारी है और ज़्यादातर नदियां हैं जो सब के सब पूर्वी की तरफ दिशा में बहती हैं। अतः पूर्वी घाट को इन्होंने इरोड कर दिया है, जिससे यह जलोढ़ के मैदान के रूप में विकसित है। अतः नदियों द्वारा सिंचाई के कारण यह क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है और मैदानी है। अतः यहाँ पर चावल की खेती अधिक होती है। जबकि पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा होती है, लेकिन वहाँ पर जो खेती योग्य जमीन है वह कम है। केरल राज्य विश्व भर में किसके लिए या किसके संवर्धन के लिए केरल जाना जाता है? तो हम जानते हैं मसालों के लिए। क्या है? तो गरम मसाले कहेंगे हम लोग, या सीधे मसाले कहिए। भारत के विविध किस्मों में फलों एवं सब्जियों के मुख्य उत्पादक होने का क्या कारण है? यानी भारत में विविध प्रकार के फसल सब यानी फल सब्जियों का खेती होता है और उसका उत्पादन होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इसकी कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों में परिवर्तन है। यानी कि भारत है जो विशाल भारतीय भूभाग है, यहाँ पर विषुवत-रेखीय जलवायु से लेकर यहाँ पर टुंड्रा किस्म की जलवायु तक की भरमार है और भौगोलिक दशाएं भी अलग हैं। और भारत का उच्चावच में भी भारतीय भिन्नता है। अतः विभिन्न प्रकार के फलों एवं सब्जियों की खेती होती है। मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध बनाने के लिए निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के बोने को तरजीह दी जाती है? यानी इससे क्या होगा? तो मृदा मजबूत हो जाएगी। किसमें? तो नाइट्रोजन में। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग? तो दलहन की खेती करेंगे। तो इसमें दलहन कौन है आपका? तो याद कर लीजिए, चना। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो मक्का सोनालिका गलत, ये गेहूं का नाम है। गेहूं गंगा, कपास रत्ना, चावल कावेरी। तो आपका जो सही मिलान है यहाँ देखिए, गेहूं गंगा सही है, बाकी सब गलत है। देश में ताजे जल की मछलियाँ सर्वाधिक पकड़ी जाती हैं। तो जो ताजे जल की मछलियाँ सर्वाधिक कहाँ पकड़ी जाएगी? जो इसमें इनलैंड वाटर अधिक हो तो यह पश्चिम बंगाल है। और सबसे अधिक फिशरी मरीन फिशरी तो आंध्र प्रदेश। केसर, तो ये केसर जम्मू कश्मीर। तो ए का टू इसमें किस में है? तो 2 है। तो अतः सी ना होगा, डी ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ज्वार, अरंडी और तिल। तो ज्वार के लिए फेमस कौन है आपका? तो ज्वार संबंधित राजस्थान होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, केसर जम्मू कश्मीर, ज्वार सूखाग्रस्त क्षेत्र यानी महाराष्ट्र सही है, अधिक उत्पादन होता है। फिर अरंडी तो यह आंध्र प्रदेश और तिल का उत्पादन तो इस संबंधित है राजस्थान। भारत में जनसंख्या घनत्व में व्यापक विभिन्नता है, सही बात है। कहीं दुनिया का सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र जैसे बिहार दिल्ली कहेंगे, और दूसरा जगह जैसे लेह लद्दाख जैसलमेर इलाका जो दुनिया के सबसे विरल क्षेत्र कहे जाएंगे। कृषि उत्पादकता और बस्तियों के इतिहास जैसे कारकों ने भारत के जनसंख्या घनत्व के पैटर्न को अत्यधिक प्रभावित किया है। दोनों कथन सही है, यानी कथन भी सही है और ये कथन 2 भी सही है। लेकिन क्या है? लेकिन दोनों सत्य हैं, लेकिन एक दूसरे से दोनों में मेल मिलाप नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभ्यता के विकास के कारण ही कहीं आबादी अधिक है कहीं कम है। सभ्यता वहीं विकास होगा जहाँ की जलवायु, जहाँ की मानव रह के रहने लायक दशाएं हों। अतः दोनों सही है लेकिन अलग अलग हैं। भारत का चावल का कटोरा कौन सा क्षेत्र है? तो चावल का कटोरा कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं। जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। जूट तो कहाँ होगा? जहाँ पर पानी होना चाहिए। तो पानी कहाँ मिलेगा आपको? तो पानी आपको मिलेगा गंगा के बेल्ट में। तो गंगा का बेल्ट यानी पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, उसको क्या कहेंगे? उसको कछाड़ी मिट्टी कहते हैं, याद कर लीजिए, कछाड़ी मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 यहाँ से देखते हैं, 1 मिनट आ गया।
गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? किसके लिए? तो गेहूं की खेती के लिए उसके लिए क्या चाहिए आपको? तो मध्यम तापमान चाहिए, ताप चाहिए, और मध्यम वर्षा चाहिए। तो 67 का ये होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व में भारत है पहला देश है जहां कपास की संकर किस्में विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित यानी उत्पादन में वृद्धि हुआ। चलिए, भारत कपास के पौधों का आदि निवास है। तो दोनों सही है, नहीं होगा, पहला सही है। और भारत कपास के 68 है, सॉरी इसका दोनों सही होगा, दोनों नहीं, केवल बी सही है। भारत से पहले भी कहीं हुआ होगा, अमेरिका में हुआ होगा, चीन में हुआ होगा। भारत का कौन सा राज्य पटसन की उपज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पश्चिम बंगाल है। भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो झूम कृषि यह नॉर्थ ईस्ट में होता है, लेकिन क्या यह असम में सबसे अधिक होता है? तो चलिए मानते हैं ये सबसे अधिक असम में होती है। इसे काटो और जलाओ तकनीक कहते हैं, सही बात है। इस विधि से भूमि की उर्वरता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है, यानी कि जो जंगल है उसी को जलाकर खेती करते हैं, अलग से कंपोस्ट तो डालते नहीं, तो यह 2-3 वर्षों में खेती करने लायक नहीं रहती है। अब 71 में आते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल आपको मक्का तो है, और मक्का के साथ में क्या मिलेगा? तो तिल मिलेगा। तो 72 का उत्तर क्या है? तो बी और सी, यानी तिल और मक्का, यानी डी। निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए करते हैं। पहला है, भारत में मात्रा की दृष्टि से सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का होता है। नहीं भाई, चावल का होता है। जौ रबी की फसल है। तो जौ तो रबी की फसल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसका उत्तर भी है। भारत में सर्वाधिक खपत होती है किसकी? तो हम लोग यानी भारत के किसान लोग क्या करते हैं, कुछ समझ में ना आए, जाओ यूरिया खरीद कर ले आओ और खेत में डाल दो। बीटी का संबंध किससे है? तो है बीटी कपास। बेमेल युग्म को पहचानिए। तो बेमेल युग्म क्या है? चाय के लिए फेमस असम है, नारियल केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश, लेकिन मूंगफली के लिए बिहार पसंद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? तो भारत में बात हो रहा है, यानी कि भारत में खेती उसका नहीं होता है रबी के सीजन में। तो कौन? तो यह जूट, यह खरीफ की फसल है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो यह फ्लड दूध से संबंधित है। डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो हरित क्रांति के फर्स्ट स्टेज के बाद, यानी कब की बात है? तो 1966 के बाद। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला है। IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं। तो यह किस चीज़ का क्रॉप का नाम है? यह तो यह धान के हैं, 2 किस्में। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। उच्च उत्पादन किसके लिए? तो प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। निम्नलिखित में से इलायची का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो वह आपका केरल है। कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का यहाँ मिलान करना है, कर्नाटक। कपास गुजरात, आलू उत्तर प्रदेश, कसावा केरल होगा। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नाम क्या है? याद कर लीजिए, जमुना परी बकरी का नाम है। और जूट उत्पादन में भारत का स्थान फर्स्ट है, दूसरा स्थान बांग्लादेश का है। निम्नांकित में से किस एक राज्य में अति उपजाऊ भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी कि अति उपजाऊ, बहुत अधिक उपजाऊ जमीन है उसमें। तो कहाँ है? तो यह पंजाब में है। किस क्षेत्र में कपास की कृषि एवं उसका उत्पादन नहीं होता है? तो कहाँ पर कपास की खेती और उसका उत्पादन नहीं होता है? तो वह आपका बघेलखंड रीजन है। और आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहाँ तक आ गए हैं? 88। अब 88 के बाद 90।
आ गए हैं हम लोग 90 में। तो यह कथन और कारण वाला था, तो इसको छोड़िए कि भारत के दक्षिण राज्य कॉफ़ी के पारंपरिक उत्पादक है। तो हाँ, तो सही बात है, वहाँ पर उत्पादन होता है। आगे देखिए, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है गुजरात के बारे में, यानी बाकी सब सही होगा। क्या देखिए, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक का उत्पादक है, यह दूध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक था, अभी तो कौन है, उत्तर प्रदेश है। यह तंबाकू का भी नहीं है, वर्तमान में कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। फिर मिलान करना है, भारत का स्थान विश्व में क्या क्या है, तो चावल में भारत का स्थान दूसरा है। चाय के उत्पादन में भी पहला न रहा। मक्खन और कपास, तो कपास के उत्पादन में भी भारत का स्थान पहला है, नहीं है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो 92 है आपका, तो 92 का सी होगा, यानी कपास के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। सॉरी, 1 सी ना है, तो 1 का, हाँ 1 मिनट, सी। तो कपास उत्पादन चौथा, चावल उत्पादन में दूसरा, मक्खन यानी दूध में कौन होगा, तो पहला, और चाय के उत्पादन में तीसरा स्थान है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है, तो सर्वोत्तम किस्म की जो चाय है वह दार्जिलिंग में पैदा होती है। बढ़ती हुई उर्वरता के आधार पर फसल चक्रीकरण का सही क्रम निम्न से क्या होगा, यानी उर्वरता को हमको बढ़ाना है, घटाना नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जौ की खेती करेंगे, फिर मटर, फिर गेहूँ, सबसे बाद में अंत में आलू। निम्न कथनों पर विचार करें। मिस्र में चावल का प्रति एकड़ उत्पादन भारत की तुलना में 3 गुना है। कहाँ की बात हो रही है, तो यह मिस्र की बात है। चलिए सही है। अर्जेंटीना में मक्का का प्रति एकड़ उत्पादन भारत की तुलना में 3 गुना है। दोनों बात सही है। निम्न में से किस राज्य में गेहूं की खेती का क्षेत्र सबसे अधिक है, तो यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में गेहूं की खेती होती है। आइए 97 में आते हैं। चलिए 98 में आएंगे, क्योंकि कट गया है। यहाँ देखिए, जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, कपास गुजरात, और आई कोई रहा होगा। भारत में चावल की प्रति हेक्टेयर सर्वोच्च उपज कहाँ है, तो सर्वोच्च जो उपज है भारत में वह पंजाब में है, और सबसे अधिक उत्पादन टोटल तो पश्चिम बंगाल में। भारत में गन्ने की कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसकी कृषि उत्तरी भारत या उत्तरी मैदान में विस्तृत रूप से होती है। इसका उत्पादन दक्षिण भारत में अधिकतम, यानी उत्पादकता की बात हो रही है या वर्तमान में उत्पादन भी तो अब साउथ में अधिक है, क्योंकि वहाँ का जो मौसमी वातावरण है वह है। लेकिन यहाँ देखिए कौन सा सही है, तो गन्ने की कृषि के लिए फेमस उत्तर प्रदेश तो सबसे अधिक उत्पादन है, यह बात सही है। और दक्षिण भारत में टोटल नहीं है, पर हेक्टेयर अधिक उत्पादकता है, ये होता, लेकिन अधिकतम की बात कर दिया, यानी टोटल तो टोटल नहीं होगा, इसलिए दूसरा गलत है। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र का विश्व में स्थान है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में भारत का स्थान पूरी दुनिया में दूसरा है। कॉफ़ी होती है, तो कॉफ़ी तो यह एक विषुवत-रेखीय क्षेत्र का पौधा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो यहाँ देखिए, यह उष्णकटिबंधीय एक झाड़ी है। निम्न राज्यों में से किस में भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है, तो आपका कर्नाटक है। फसल चक्रीकरण एक लाभदायक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के मुख्य लाभ क्या क्या होते हैं, तो भूमि के क्षरण पर रोक लगती है, कीटों एवं कवकों पर फसलों पर आक्रमण कम होता है, खरपतवार नीचे दब जाते हैं। तो इसका सब, यानी तो भूक्षरण से कोई मतलब नहीं है फसल चक्रीकरण का, वो तो होगा ही, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। या 2 और 3 सही होगा। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, कपास, धान, गेहूं और मूंगफली। उपरोक्त में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो देखिए गेहूं रबी की फसल है, तो यहाँ गया 4 चला गया। अच्छा, अब देखिए मूंगफली और धान, तो हम लोग जानते हैं कि धान क्या है, तो धान आपका खरीफ की फसल है। तो धान 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब एक आपको कपास देखते हैं, तो कपास कब की फसल है, और मूंगफली, तो मूंगफली भी खरीफ की फसल है। तो यहाँ देखिए 1 2 3, यानी कपास, मूंगफली और धान, ये सब के सब खरीफ की फसल है। 104 हो गया है। अब 105, निम्न में से रेशेदार फसलें हैं, तो कपास रेशेदार फसल है, रेशम जूट, कपास, रेशम, बांस, या उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो रेशेदार फसल है जूट और कपास की बात हो रही है। 106 का बी होगा। सुमिलित करना है तो नीली क्रांति आपका मत्स्य पालन, और रजत क्रांति और पीली क्रांति तो ये आपका खाद्य तेल से हो जाएगा, और गुलाबी क्रांति झींगा पालन, रजत क्रांति अंडा और मुर्गी उत्पादन से। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, यानी वह रबी की फसल होगी? तो चना, मटर, ये दोनों रबी की फसल है। तो 108 में डी है, चना और मटर। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में गेहूं की खेती के क्षेत्र 87% भाग पर नीचे नए बीजों के द्वारा खेती की जाती है। उच्च उत्पादन बीजों में 1965-66 में भारतीय कृषि ने क्या किया? तो उच्च उत्पादक बीजों के द्वारा ही भारत में क्रांति आ गई। क्या हुआ? भारत अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। तो यह दोनों सही है। राष्ट्रीय वन नीति निम्न में से किस वर्ष घोषित की गई थी? राष्ट्रीय वन नीति की बात है तो 1988। निम्न में से किस राज्य में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक का नाम आएगा इसमें। याद कीजिए, कर्नाटक मक्का के उत्पादन में टॉप पर है। राष्ट्रीय वन नीति के बारे में कुछ कथन दिया है, देखते हैं कौन कौन सा कथन है या छूट गया तो छोड़िए उसको, आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। यह मानव द्वारा लगाए गए वृक्षों से संबंधित है। इसका उद्देश्य ईंधन, लकड़ी तथा पशु चारा मुहैया कराना है। तो वन नीति में ये दोनों का संबंध था, क्योंकि बहुत सारे भारत में जो एसटी आबादी है वह वनों पर ही आश्रित है। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध भारत में किससे है? तो बागवानी कृषि से है, तिलहन से है, ऊन उत्पादन से है या पर्यटन से है। तो सुनहरी क्रांति बागवानी कृषि से है। निम्नांकित नगदी कृषि उत्पादों में से भारत किसका प्रमुख उत्पादक है? तो भारत गन्ना का है, जूट का है और चाय का भी संबंध भारत से है। तो सब होगा। इंदिरा गांधी नहर के संबंध में कुछ कथन है, जैसे इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है, इसको राजस्थान नहर भी कहते हैं। बाद में इंदिरा गांधी नाम रख दिया गया था, तो सही है। कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। कुआं और नलकूप में कौन? तो याद कर लीजिए, वह गुजरात है। राजस्थान नलकूप से, भारत है उत्तर प्रदेश नलकूप से। भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। यहाँ तो सुबह शाम तक लोग चाय ही पीते हैं। तो कौन सा होगा? तो यहाँ देखिए, ये सही है, लेकिन यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। मक्के की खेती की जाती है तो वर्ष भर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग का हो गया। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।